गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब टेक। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, साथ ही इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन की भी भूमिका रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इनका दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति बदल गया। इन्होंने कांग्रेस को बहुत ही अल्प लोगों का समूह कहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, और जो कि बम्बई में है। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक प्रायः असैनिक सेवक थे जो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभिन्न अधिवेशन बहुत ही चर्चा में रहा और प्रत्येक अधिवेशन से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग उसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल मिलाकर 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो अध्यक्षता किए हैं पंडित जवाहरलाल, वो कौन कौन से। तो सर्वप्रथम सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी कि भारत की स्वाधीनता के लिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और भारत को आज़ाद कराना ही एकमात्र मकसद रह गया इस अधिवेशन के बाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, और फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि एक गांव में होने वाला अधिवेशन था। प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव में होने वाले अधिवेशन कौन सा है, तो वो अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, और इसमें ग्राम सभा की स्थापना भी की गई थी। और फैजपुर है जो कि महाराष्ट्र में है, और गांव में स्थित यह अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। फिर दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, इन्होंने भी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कब की, तो 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1893 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की है, जिसमें 1938 का हरिपुरा अधिवेशन एवं 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन प्रमुख है। तो 1939 के ही त्रिपुरी अधिवेशन में लेकर कांग्रेस के बीच भी त्रिपुरी संकट जो के नाम से जाना जाता है, जो मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता को लेकर वोटिंग हुई, तो वो है त्रिपुरी अधिवेशन। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों का कद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय लगभग ही सेम ही था। तो गांधी जी के द्वारा पंडित सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। तो इन दोनों के बीच वोटिंग कराया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बने। परंतु
गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के और सदस्यों के बीच दबाव बनाया गया, जिसके कारण मात्र केवल 3 ही सदस्य जो थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे, उस कमेटी के अंतर्गत जो थे, और बाकी सदस्य जो थे वो उनके विरोध में चले गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित सीतारामैया को नहीं बनाया गया, जबकि बनना उन्हें चाहिए था, क्योंकि वो उस समय गांधी जी के द्वारा उनका ही नाम लिया गया था, लेकिन वो नहीं बने। उनके सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये भी सवाल आता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था इनके त्यागपत्र देने के बाद। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा जो कि गुजरात में है, की, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो कि त्रिपुरी है, जो कि एमपी में है, जबलपुर में है। ठीक है, ये 3-4 व्यक्ति थे, ये हमेशा इनसे आता है, इसलिए हम लोगों ने इनको पहले देखा। अब हम लोग देखते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम जिसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, तो 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। तो वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। फिर है हमारा जन गण मन, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत को हम लोग 65 सेकंड में गाते हैं। जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की, और 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, जन गण मन को। फिर है हमारा 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की, और इसी अधिवेशन में दामिनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से, खुले मंच से संबोधित किया, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी महिला ने कांग्रेस के मंच से संबोधित किया। ठीक है, फिर है फूट। कांग्रेस में जो कि फूट है 1907 ईस्वी के कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ, और यह फूट जो हुई थी यह भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ही हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के गरम दल के जो नेता थे वह बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष पद के लिए बोल रही थी, जबकि नरम गुट से रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा थी। तो अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट हुई। हालांकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। और फिर कांग्रेस में एक सवाल यह भी आता है कि द्वितीय फूट कब हुई। तो कांग्रेस का 1918 का बम्बई अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। उस समय कांग्रेस में द्वितीय बार फूट हुई, और यह फूट मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण इस फूट को मेन कारण बताया जाता है। फिर है 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जीके गोखले ने की। इन्होंने इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में ही हमारा बंगाल विद्रोह हुआ था, इसके लिए भी यह डेट इम्पोर्टेंट है। और इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। फिर 1906 का जो हम लोग 1905 देख लिए, 1906 में हम लोग जान ही रहे हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में कांग्रेस में फूट हुआ,
अब 1908 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी रासबिहारी घोष ने की, और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। अब 1908 के बाद है 1909 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार में वो कौन से दो जगह हैं जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बिहार में दो जगह, पहला 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो कि 28वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की, और दूसरा 1922 का गया अधिवेशन, जो कि 38वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। यह सवाल बराबर पूछा जाता है, BPSC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, हर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस पर हम लोग विशेष फोकस देंगे। फिर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस में जो फूट हुई थी वह फूट ख़त्म हो गया था, और दोनों गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। तो यह इसलिए भी यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के इसके 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद प्रथम बार गांधी जी कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अगर भाग लिए तो वह 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही था, जिसके कारण भी यह महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। तीसरा, यह गरम दल और नरम दल जो कि फूट हुआ था, वो फूट इस अधिवेशन में फूट ख़त्म हो गया और दोनों दल एक हो गए। और इस अधिवेशन को में ही लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह नेता थे। और यह इस समझौता में यह लिया गया कि मुस्लिम लीग है जो कि कांग्रेस का साथ देगी, बशर्ते कि उन्हें पृथक निर्वाचन का, जो मॉर्ले मिंटो का 1909 का था, पृथक निर्वाचन का जो उनको मिला था, उनके सपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी, और बदले में कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग देगी। और मोहम्मद अली जिन्ना के इसी प्रयास के चलते सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता की करीब बताया था। लखनऊ पैक्ट के जो समझौता हुआ उसी समय सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता की करीब माना है। तो फिर 1917 का कलकत्ता अधिवेशन है, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यह विदेशी थी, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड निवासी थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और महिला के लिए हम लोग एक बात ध्यान देंगे कि अब तक 3 ऐसी महिलाएं हुई हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो पहला है 1917 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, यह आयरलैंड की निवासी थी। फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, और 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता प्रीति सेन गुप्ता ने किया। तो ये 3 महिलाएं हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी हैं। इनके अलावा किन्हीं ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। और कांग्रेस के खुले मन से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस को संबोधित की वह थी कादामिनी गांगुली। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए, क्योंकि 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का अंतिम बार किस अधिवेशन में भाग लिए, तो वह था अमृतसर अधिवेशन 1919।
अब पूछा जाता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल है जो कि लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1920 के नागपुर अधिवेशन जो कि वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता पंडित राघवाचारी ने किया था। तो याद करेंगे लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने किया, सी आर दास ने 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी आर दास को करना था, परंतु वह जेल में चले गए थे, जिसके कारण 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सी आर दास को मनोनीत किया गया था, क्योंकि सी आर दास को मनोनीत किया गया था, परंतु वह जेल में थे, जिसके कारण उनकी जेल में रहने के कारण उनकी जगह पर हकीम अजमल खां के द्वारा कांग्रेस की अहमदाबाद की अध्यक्षता की गई। कांग्रेस के 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया। 1923 के दिल्ली का विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने मात्र 35 वर्ष की अवस्था में की। तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है, अबुल कलाम को आज़ाद को जाना जाता है। और इन्होंने ही 1940 से 45 तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता, 1940 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में अबुल कलाम आज़ाद किए और यह 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। यानी कि 1940 से 45 के बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो सबसे लंबे उम्र तक पूछा जाता है सवाल कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि 1924 का बेलगावी अधिवेशन, 1924 का बेलगावी अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है बेलगांव, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और वह अधिवेशन था 1924 का बेलगावी अधिवेशन। ठीक है, इसलिए यह अधिवेशन भी महत्वपूर्ण रहा। 1927 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया। और 1929 का लाहौर अधिवेशन पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में ही पारित हुआ। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित हुआ। फिर है उसके बाद 1929 के बाद 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और यह अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई सर्वप्रथम और गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति इसी अधिवेशन में की गई। 1932 का दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की, जिसकी अध्यक्षता के लिए मदन मोहन मालवीय को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित किया गया था, परंतु वह जेल में बंद थे, जिसके कारण उनकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1932 की। फिर 1933 के कलकत्ता अधिवेशन के भी अध्यक्षता के लिए मदन मोहन मालवीय को नामित किया गया था, परंतु जेल में बंद होने के कारण नलिनी सेनगुप्ता जो कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य की। 3 जो हम लोग देख चुके हैं कौन कौन 3 महिला जो थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष की अध्यक्षता की, तो नलिनी सेनगुप्ता मदन मोहन मालवीय की जगह कांग्रेस की अध्यक्षता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की। फिर 1934 ईस्वी का मुंबई अधिवेशन
जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी अधिवेशन के अध्यक्षता के समय हुआ। फिर है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने किया और समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की। फैजपुर महाराष्ट्र में है। यह गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन था। छोटे से गांव में इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेएल नेहरू की। 1936, 37 और 29 ये तीन जो थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता की, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा गुजरात में है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, इसलिए भी हरिपुरा अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना जेएल नेहरू द्वारा की गई। 1939 ईस्वी का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में एमपी में है, सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए वोट द्वारा वोटिंग हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया, और 1940 से 45 तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, क्योंकि उसके 40 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ और यह अपने अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो सर्वाधिक उम्र तक पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस विषय में। अबुल कलाम आज़ाद थे और बहुत ही कम उम्र में, सबसे कम आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सदस्य भी यही थे। फिर 1946 का मेरठ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने किया, और अगस्त 1947 में ये हुआ था। क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी ही थे, और जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से सदस्य हैं जो कि पेशेवर से शिक्षक थे और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, तो जेबी कृपलानी आता है आंसर। फिर कांग्रेस के 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो यहाँ देखिए, राजेंद्र प्रसाद भी 1947 में थे, लेकिन यह दिसंबर 1947 से कांग्रेस के वार्षिक जो अधिवेशन होता था उसमें ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज़ादी के समय पूछेगा तो जेबी कृपलानी ही होगा, न कि राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है। अब 1948 का जयपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, इसके लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों की चर्चा हम लोगों ने की, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी ध्यान से इसको देखा और समझा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। अब कांग्रेस के बारे में अंग्रेजों और विभिन्न प्रकार के नेताओं का मत जो था वह भी क्वेश्चन आता है। जैसे कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड डफरिन का है। कांग्रेस देशद्रोह संगठन तथा गंदी चीज़ है, यह किसका कथन है, तो लॉर्ड कर्जन का है। कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने ही वाली है, यह कथन किसका है, लॉर्ड कर्जन का है। फिर कांग्रेस के विषय में यह भी कहा गया था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। फिर गरमपंथी में उग्रवादी नेताओं में किसी ने यह कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। फिर एक क्वेश्चन था, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। तो हम लोगों ने विभिन्न क्वेश्चनों को देखा और कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी
सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। तो लॉर्ड कर्जन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति बहुत ही यह असंतुष्ट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यह कांग्रेस के पतन की कामना कर रहे थे। हम लोगों ने विभिन्न क्वेश्चनों को देखा। अब आइए हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। हम लोगों ने अभी जो चर्चा किया उसी के अंतर्गत यह विभिन्न क्वेश्चनों का हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है? तो बाल गंगाधर तिलक को है। हालांकि हम लोग जानते हैं यह बाल गंगाधर तिलक को है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम रहा? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम रहा? तो स्वदेशी आंदोलन था जिसके शीर्ष गीत वंदे मातरम रहा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। आगा खां थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक थे जो कि लिखे थे। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। कब कहा था? लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता, उसी के अंतर्गत मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, लाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए थे जो कि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। हम लोगों ने पढ़ा 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और राघवाचारी थे जो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 ईस्वी में किए थे। हम लोगों ने देखा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां हो गया। कांग्रेस की हो गया। निष्क्रिय विरोध अरविंदो घोष है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो केवल एक बार रहे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार रहे, 1924 के बेलगावी अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है। लेकिन कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. सावरकर। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी थे। देखें हम लोग विभिन्न क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। यह 1940 से 45 तक रह गए थे। हो गया। सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष यही थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे भाई? साबरमती आश्रम सेवाग्राम नई दिल्ली में थे, कोलकाता में थे, कहाँ थे? तो इसका आंसर होगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष ये भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी दी गई वह आप लोगों के लिए अच्छी होगी। तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।